हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ हम संविधान के बारे में, संविधान की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तो आइए समझते हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इसी को हम उद्देशिका कहते हैं, है ना। तो इसका जो मूल स्रोत क्या है, इसका मतलब ये इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। जो ये प्रस्तावना है, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई, है ना। और जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना जो है हमारी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ हमें ध्यान ये देना कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई और किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई, है ना। और इसको जो है प्रस्तावना को जो है कहाँ से लिया गया, किस संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। जो चीज़ें देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, उन पे उनको आप लिख सकते हैं, है ना। संविधान की मूल उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो तीन शब्द दिए हुए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है कौन से संशोधन में, 42वें संशोधन, कौन से संशोधन में जोड़े गए, ये 42वें संशोधन में, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। कब, 1976 में, है ना। तो ये याद रखना इन चीज़ों को, तीनों शब्दों को ध्यान देना है ना। इनमें से कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। उद्देशिका का महत्व, अब जो है मतलब प्रस्तावना का महत्व क्या है हमारे संविधान में, प्रस्तावना का क्या महत्व है, आखिर क्या मतलब यूज है इसका, है ना। तो इसको जो है समझते हैं आगे। यह संविधान के स्रोत को बताती है, अर्थात हम भारत के लोग। देखिए संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना क्या है इसकी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा मतलब इस तरीके से बाद में आता है कि इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस अधिनियम को, वो इस संविधान को एतद द्वारा अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम भारत के लोग, यहाँ कहने का मतलब कि उद्देश्य का जो है इसके स्रोत को बताती है, यानी कि इसका स्रोत क्या है, कि संविधान का स्रोत क्या है ना। तो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता, है ना। तो इसका स्रोत क्या है, भारत की जनता। यह संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है ना। उद्देश्यों पर प्रकाश कैसे डालती है कि जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि ये हमारे उद्देश्य हैं, है ना। तो ये जो है संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है ना, कि इस संविधान के बनाने के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों को भी उजागर करती है ये प्रस्तावना। तीसरा है, यह संविधान लागू होने की तिथि, है ना। संविधान लागू होने की तिथि को भी स्पष्ट करती है, यानी 26 नवंबर 1949 को, है ना। जब ये प्रस्तावना जब समाप्त होती है तो लास्ट में आता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि इस तिथि को दर्शाती है ना। अब आगे न्यायालय के निर्णय के अनुसार
प्रस्तावना का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो या संदिग्ध हो। यानी कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो है प्रस्तावना का महत्व केवल तब होगा जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, है ना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को जो है, अब देखो ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना, तो इन पे जो है ध्यान देना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने, है ना। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है ना। यानी कि संविधान के उद्देश्यों को मतलब दिखाती है। देखो इसके पहले भी हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए यहाँ पे संविधान की आत्मा, एक तो देखो दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, प्रस्तावना और अनुच्छेद 32। संविधान में दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया? यानी सभी लोग मानते हैं प्रस्तावना को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। किसको? संविधान के अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्यों मानते हैं? यहाँ पे देखिए, अभी जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बताया जाएगा कि अनुच्छेद 32 को क्यों मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि अनुच्छेद 32 को इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए संविधान की आत्मा कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 में जो भी हमें मतलब 12 से 35 तक हमारे जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। तो जितने भी मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, उन सभी मूल अधिकारों को लागू करवाने का काम अनुच्छेद 32 करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है ना। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो इन्होंने जो अपनी स्वीकृति प्रदान की कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। कब? 1976 में। जो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया था, तभी जो है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, है ना। इन रीबेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, है ना। ये एक मैटर था संविधान, ये जो है प्रस्तावना से संबंधित। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। उन्होंने मतलब इनका नकार दिया इसको कि जो है ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद फिर बोम्मई बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो यहाँ पे इसमें एक प्रश्न और पूछ दिया जाता और ये कई बार आ भी चुका है कि किस वाद में या किस मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग। देखो ये दोनों मैटर हैं, इनमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। देखो भारतीय संविधान की आत्मा इसको कब कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। किसने? तब उस समय न्यायमूर्ति कौन थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक यहाँ पे देखिए एक चीज़ और जो है याद रखना है कि जो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, ये एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। तो इन्होंने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
भारतीय संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को, है ना। जब ये अब आप यहाँ पे एक सवाल उठ रहा कि ये राष्ट्रपति कैसे बने, तो कहने का मतलब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के संबंध में देखिए यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट रुक के, कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति। लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी ना हो तब तब फिर कौन संभालता है राष्ट्रपति का कार्यभार, तब फिर राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है ना, उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद को संभालता है ना। तो ये एक ऐसे न्यायाधीश थे जो जाकर के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये भी प्रश्न आ चुका है कई परीक्षाओं में। सुभाष कश्यप के अनुसार देखिए इस प्रस्तावना के बारे में अब कौन क्या कहता है तो उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, तथा प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा महल है। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप ने, है ना। यह संविधान का कीमती अंग है, यह संविधान का कीमती अंग है। ये कहा है डॉक्टर पंडित भार्गव ने, है ना। पंडित भार्गव के अनुसार यह संविधान का कीमती अंग है। कौन? प्रस्तावना, है ना। तो ये हुए प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम जानते हैं प्रस्तावना में प्रयुक्त कुछ शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। यानी संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब क्या है, ये शब्द यहाँ पे क्यों यूज किया गया, है ना। तो इसका भी कोई अपना अर्थ है ना। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ है कि यानी कि भारत जो है आज से यानी 26 जनवरी 1950 से, है ना, या मतलब उसके जब ये संविधान बन के तैयार हुआ, यानी कि सभी शक्तियाँ, सैनिक, असैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जो भी शक्तियाँ हैं, सब शक्तियाँ जो है भारत सरकार के पास होंगी। यानी कि इसमें विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी शक्तियाँ इसके सैनिक और असैनिक कार्यों में या राजनीतिक यानी किसी भी कार्यों में जो है कोई भी मतलब विदेशी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। तो ये मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है राष्ट्र कैसा है, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतंत्रात्मक। दूसरा शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है लागू की जाएगी, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब कि यहाँ पे जनता का शासन होगा। यहाँ की सरकार जो है किसके द्वारा चुनी जाएगी? जनता के द्वारा, है ना। यानी कि शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। शासन की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? जनता के पास, ठीक है। तो ये लोकतंत्रात्मक हो गया। इसके बाद तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का आशय एक ऐसे राज्य से है जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। अतः वह सभी धर्मों का समान आदर करेगा, है ना। यानी कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा जिसको मानने के लिए वहाँ के नागरिक बाध्य होंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। जिसको जो धर्म मानना है अपने स्वभाव के अनुसार, अपने आचार विचार के अनुसार, उनको सभी मतलब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, है ना। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है, समाजवादी शब्द से आशय है कि यहाँ पे जो है सभी नागरिकों के प्रति, है ना, समान भावना, है ना। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जाति, लिंग, धर्म, वंश
है ना, स्थान, भाषा आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस समाजवादी शब्द का उपयोग किया गया। अगला है जो है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, है ना, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। कैसा? वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात जनता के द्वारा चुना जाएगा, है ना। इसलिए हमारा जो है भारत राष्ट्र क्या है? गणराज्य है ना। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। एक ही बार संशोधन हुआ, कब? 42वें संशोधन 1976 के तहत, है ना। कब हुआ? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि सभी शक्तियां राज्य के पास होंगी, है ना, यानी कि बाहरी शक्ति इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रस्तावना नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता यहाँ पे कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, याद रखना। यहाँ पे मतलब इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि जो है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 5 प्रकार की, ठीक है। और न्याय कितने प्रकार का जो है सुनिश्चित करती है? 3 प्रकार के, ठीक है। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। संविधान को, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, है ना। कब अंगीकृत किया गया, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर सन 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर सन 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसी दिन इस संविधान को अंगीकृत किया गया, या इसको जो है मान लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्न क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा। देखिए जो इसके पहले, देखिए कोई भी चीज़, जब कोई काम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा का स्रोत जरूर होता है ना। तो कुछ जो है क्रांतियाँ हुई हैं इसके पहले। देखो फ्रांसीसी क्रांति कब? ये 1789 में हुई थी। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी। और वाल्शेविक की क्रांति, है ना, या इस मतलब ये सोवियत संघ की क्रांति जो है 1917 में, ठीक है। तो इन क्रांतियों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण में देखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। देखो इस तरीके से जो बड़ी परीक्षाओं में है तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को जो ये आदर्श वाक्य है किस क्रांति से अभिप्रेरित है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति से अभिप्रेरित है ये, है ना। तो याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है ना। भारतीय संविधान पद तथा अवसर की समानता प्रदान करता है ना। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, है ना, पद तथा अवसर की समानता। कहने का मतलब कि उन पर जाति, लिंग, धर्म, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है ना। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बोम्मई बनाम भारत संघवाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का मौलिक ढांचा घोषित किया गया। पंथ निरपेक्षता, ठीक है, मौलिक ढांचा जो है क्या है संविधान का? पंथ निरपेक्षता, है ना। और कब इसको स्वीकार किया गया? बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में 1960 में। संविधान की प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल समझ लेना ध्यान से
कि संविधान की प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। आधारभूत ढांचे का मतलब होता है कि जो इसका बेस है ना, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं होगा जिससे इसका जो है आधार जो है कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि संविधान की प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो ये शब्द भी याद रखना है आपको। देखिए भावना, मूल भावना तो कल्याणकारी राज्य की ही है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है ना। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है ना। जो प्रस्तावना है तो उसमें क्या है, सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा एक संकल्प तो किया गया है कि जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न राज्य बनाने के लिए और आदि आदि करके इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। तो ये एक संकल्प ही तो किया गया है ना। तो कहने का मतलब कि एकता और अखंडता सुनिश्चित करना ये जो है भारतीय नागरिकों का एक क्या है, संकल्प है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया ये संविधान। ये तो सब जानते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था चलाने के लिए, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सब जो है अपना शासन हो गया, है ना। तो उस उद्देश्य से जो है इस संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी हमें, है ना, कानून व्यवस्था क्या थी वो, है ना, जिसके उद्देश्य से हमने इस संविधान का निर्माण किया। तो देखिए इनके प्रमुख उद्देश्य जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रमुख उद्देश्य जो हैं इसके यही हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो देखिए यहाँ पर न्याय 3 प्रकार के, यहाँ पे ये बात क्लियर कर लेना है। न्याय जो है हमें कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता देखो हमें कितने, स्वतंत्रता यहाँ पे हमें कितने प्रकार की प्राप्त हुई है, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पे एक छूट गया, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, है ना, पद और अवसर की समानता, है ना। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता हेतु, है ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। ये भी हमारा एक उद्देश्य है संविधान निर्माण का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि उद्देशिका भी संविधान का एक भाग है, अतः इसमें भी अन्य भागों की तरह संशोधन किया जा सकता है, परंतु उद्देशिका का जो भाग संविधान के मौलिक ढांचे से संबंधित है उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तावना के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।